everyone. So today we are going to start with one of the important topics, that is independent directors. This is given on page number 1.32 of the study material. So let's start with it. Independent directors. The legal provisions regarding independent directors are discussed below. So इस पर हम आ जाते हैं. फर्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए? तो फॉलोइंग कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट स्पेसिफाइड नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. पहला है लिस्टेड कंपनी के केस में और दूसरा है अदर पब्लिक कंपनीज़ के केस में. तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो भी किस पर लगता है? लिस्टेड पब्लिक कंपनीज़ पर लगता है. सो लिस्टेड पब्लिक कंपनी, हर एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी के अंदर एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कौन होते हैं उसके लिए आगे प्रोविज़न आएगा, वो हम पढ़ेंगे. उसमें सारी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं, उसके बाद आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनते हो. अभी हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं कि कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, कितने मिनिमम होने चाहिए. सो एटलीस्ट अगर कोई लिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो उसमें एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 149 सबसेक्शन 4. अच्छा, अब अगर आपने 1/3 किया तो 1/3 करते हुए हो सकता है कुछ पॉइंट्स में आपका आंसर आ जाए, फ्रैक्शन में आंसर आ जाए. तो जब भी वो फ्रैक्शन में आंसर आएगा तो उसको आप 1 कंसिडर कर लेना, मतलब आप +1 कर देना. ठीक है, तो नोट एनी फ्रैक्शन कंटेन्ड इन सच 1/3 नंबर शैल बी राउंडेड ऑफ एज 1. ठीक है, तो हर एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी के केस में देयर शुड बी एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर्स हु शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. अब आ जाते हैं पब्लिक कंपनीज़ के केस में, जो अदर पब्लिक कंपनीज़ हैं, मतलब जो लिस्टेड नहीं हैं. सो द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू प्रिस्क्राइब सर्टेन मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स in case of any class or classes of public companies. Taking a step in this direction, Rule 4 of the Companies Appointment and Qualification of Directors Rules 2014 has been framed, which states that the following class or classes of companies shall have at least 2 minimum, मतलब minimum 2 होने चाहिए as independent directors. सो फर्स्ट, अगर आपने कोई लिस्टेड पब्लिक कंपनी देखी तो देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर्स शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. लेकिन अगर कोई अदर पब्लिक कंपनी है जो कि प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स को कंप्लाई कर रही है तो उस केस में आपको कितने होने चाहिए? एटलीस्ट 2 मिनिमम, आपके 2 क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए. अब ये प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ पब्लिक कंपनीज कौन सी हैं? तो पहला है सारी की सारी पब्लिक कंपनीज जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज़्यादा है. All such public companies which have a turnover of 100 करोड़ रुपीज़ और more, मतलब जिनकी टर्नओवर 100 करोड़ रुपीज़ और उससे ज़्यादा है. और तीसरा है कोई भी पब्लिक कंपनी जिसके अंदर एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स. किस चीज़ का एग्रीगेट करना है? आउटस्टैंडिंग लोन्स का, डिबेंचर्स का, डिपॉजिट्स का. वो कितना है? एक्सीडिंग 50 करोड़ है. यहाँ पर ये नहीं लिखा कि 50 करोड़ होगा तो भी लिमिट कंप्लाई हो जाएगी, ऐसा नहीं लिखा हुआ. एक्सीडिंग 50 करोड़ लिखा है, मतलब मोर देन 50 करोड़. दूसरी चीज़, एक चीज़ आपने ये चीज़ ध्यान रखनी कि कहाँ पर मोर देन इक्वल टू लिखा हुआ है, ये चीज़ देखना. और दूसरी चीज़ आपको क्या देखनी है? इन सबके बीच में और वर्ड लिखा हुआ है, मतलब इनमें से अगर एक भी लिमिट क्रॉस हो जाती है, एक भी लिमिट क्रॉस हो जाती है तो क्या होगा? आपके ऊपर ये सेक्शन लग जाएगा और आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप पब्लिक कंपनी हो जिस पे ये वाली लिमिट्स क्रॉस हो जाती हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? एटलीस्ट 2 मिनिमम आपके क्या होंगे? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे. ठीक है, तो ये चीज़ हमने अभी तक पढ़ ली कि कब कब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट आएगी, कौन सी कंपनीज़ पर आएगी, और आएगी तो कितनी मिनिमम होनी चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मेरे पास रिक्वायरमेंट ऑफ हायर नंबर. तो कब आपको मिनिमम से भी ज़्यादा रखने की ज़रूरत पड़ सकती है? तो ड्यू टू कॉम्पोजिशन ऑफ इट्स ऑडिट कमिटी, इफ़ अ पब्लिक कंपनी कवर्ड अंडर द अबव रूल इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अ हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, सच हायर नंबर शैल बी एप्लीकेबल टू इट. अगर आपकी कंपनी के अंदर ऑडिट कमिटी की कॉम्पोजिशन होने की रिक्वायरमेंट है तो उस केस में क्या होगा? आपको ज़्यादा नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखने की रिक्वायरमेंट हो सकती है. सो एज पर सेक्शन 177 सबसेक्शन 2 अगर हम देखें तो ऑडिट कमेटी के अंदर कम से कम कितने होने चाहिए? मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए विद द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स फॉर्मिंग अ मेजॉरिटी. मतलब वो जो कॉम्पोजिशन है डायरेक्टर्स की उसके अंदर सब में से एटलीस्ट 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए और 3 के साथ साथ मेजॉरिटी भी होनी चाहिए. मतलब फॉर्मिंग अ मेजॉरिटी वर्ड लिखा है, विच मीन्स कि जितने भी हों वो मिनिमम तो 3 होने चाहिए. और अगर
मिनिमम से ज़्यादा कर रहे हो तो वो ज़्यादा भी इतने ज़्यादा होने चाहिए कि वो मेजॉरिटी फॉर्म करे, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेजॉरिटी फॉर्म नहीं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। पहला तो लिखा है कि मिनिमम 3 होने चाहिए, लेकिन अगर 3 रखने से मेजॉरिटी फॉर्म नहीं कर पा रहे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, तो उस केस में आपको मेजॉरिटी जिन डायरेक्टर्स से हो पाएगी उतने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को क्या करना पड़ेगा, अपॉइंट करना पड़ेगा। तो ये सेक्शन 177 सबसेक्शन 2 की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पर, जो कि है इंटरमिटेंट वैकेंसी ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये सेम है जैसा हमने विमेन डायरेक्टर के केस में पढ़ा था कि अगर कोई भी इंटरमिटेंट वैकेंसी हो जाती है, मतलब ड्यूरिंग द ईयर कोई वैकेंसी अराइज हो जाती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऑफिस में, तो उस केस में क्या होगा, उसको बोर्ड फिलअप करेगा। बोर्ड कैसे फिलअप करेगा, बोर्ड के पास टाइम कितना है, या तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग भी होने वाली है आफ्टर द वैकेंसी उसमें, या फिर जिस दिन वैकेंट हुआ उस दिन से 3 months विच एवर इज लेटर, ठीक है। सो एनी इंटरमिटेंट वैकेंसी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी फिल्ड अप बाय द बोर्ड एट द अर्लीस्ट बट नॉट लेटर दैन द इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी विच एवर इज लेटर, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं ड्यूरेशन के पॉइंट पे कि ड्यूरेशन ऑफ कंडीशंस आफ्टर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ विच नो अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड। A company which was obligated to appoint independent directors shall not be required to make such appointment if it ceases to fulfill any of the 3 conditions relating to paid up share capital or turnover or outstanding loans. For 3 consecutive years, it shall again be required to appoint the independent directors if it starts meeting such requirements. So जैसी कंडीशन मीटअप होंगी वो फिर से कर सकता है, और जब नहीं मीट करेंगी, 3 साल कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक नहीं हो रही, तो उसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। फिर जब भी लिमिट्स क्रॉस होंगी तो उस केस में वो कर सकते हैं। क्लैरिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन Rule 1 clarifies that the paid up share capital, turnover or outstanding loans, debentures, deposits, as the case may be, as existing on the last day of the latest audited financial statements shall be taken into account. जो भी आपके latest financial statements audited होंगे उसकी लास्ट डेट पर जो भी टर्नओवर का अमाउंट है, पेड अप शेयर कैपिटल का अमाउंट है, आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स का अमाउंट है, उसको आप कंसिडर करोगे। नेक्स्ट, एग्जेम्प्टेड क्लास ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज। अब कौन सी ऐसी पब्लिक कंपनीज हैं जो कि अनलिस्टेड है, मतलब जो सेकंड वाला हमने पॉइंट पढ़ा था ना, जिसमें हमने पढ़ा था लिमिट्स क्या क्या हैं पब्लिक कंपनीज के लिए, तो उस केस में बताया हुआ है कि उनके लिए कुछ एक्सेप्शन है, कुछ एग्जेम्पशन है। मतलब अगर इन पर्टिकुलर कंपनीज की लिमिट क्रॉस भी हो जाती भी उनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का कॉन्सेप्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये पब्लिक कंपनीज लिस्टेड होती तो क्या कोई एग्जेम्पशन है? नहीं। अगर ये पब्लिक कंपनीज अनलिस्टेड हैं तो ही एग्जेम्पशन है, ठीक है। तो क्या एग्जेम्पशन है? अकॉर्डिंग टू रूल 4 सब रूल 2 फॉलोइंग क्लासेस ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज शैल नॉट बी कवर्ड अंडर सब रूल 1 ऑफ रूल 4। कौन सी कंपनीज को? जॉइंट वेंचर, wholly owned subsidiary and a dormant company as defined under section 455 of the act। तो 3 कंपनीज कौन सी पब्लिक कंपनी होनी चाहिए और अनलिस्टेड होनी चाहिए। तो कौन सी हैं क्लासेस ऑफ पब्लिक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज? पहला तो जॉइंट वेंचर, wholly owned subsidiary and a dormant company, ठीक है। डोमेंट कंपनी का आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, मेरे हिसाब से स्कैनर में आपको कहीं भी कोई भी जो भी क्वेश्चन बैंक आप फॉलो कर रहे हो उसके अंदर एक डोमेंट कंपनी का क्वेश्चन मिलेगा, जहाँ पर किसी कंपनी ने 2 साल तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फाइलिंग नहीं करी होती है या फिर एनुअल रिटर्न की फाइलिंग नहीं करी होती है दो कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स के लिए, तो उस कंपनी में कुछ अपॉइंटमेंट या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। तो उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सिंस उसकी फाइलिंग नहीं हुई है 2 कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स की, तो उस केस में वो कंपनी क्या बन जाएगी? डोमेंट कंपनी बन जाएगी। अगर वो डोमेंट कंपनी बन जाती है तो डोमेंट कंपनी के ऊपर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये एक जस्ट क्वेश्चन में आया था, तो आई थॉट आई शुड मेक यू नो दिस, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का ये चार्ट दिया हुआ है, चार्ट के अंदर वही बताया हुआ है जो हमने अभी तक पढ़ा है, बस ये चार्ट की फॉर्मेट में है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स 2 तरीके से, लिस्टेड पब्लिक कंपनी में कैसे और प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनीज में कैसे। सो अगर लिस्टेड पब्लिक कंपनीज है तो एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। प्रिस्क्राइब क्लासेस ऑफ कंपनीज की बात करें तो उसमें पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर और बोरिंग्स चेक करनी होती है। पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन इक्वल टू 10 करोड़, टर्नओवर मोर देन इक्वल टू 100 करोड़, बट बोरिंग्स शुड बी एक्सीडिंग
50 करोड़। अब इस केस में क्या होगा, एटलीस्ट 2 आपको रखने पड़ते हैं एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, लेकिन अगर ऑडिट कमेटी की कॉम्पोजिशन है तो हो सकता है आपको हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को भी रखना पड़े, और हायर नंबर कैसा है कि मिनिमम 3 होना चाहिए प्लस वो मेजॉरिटी फॉर्म करने चाहिए। तो अगर 3 से ज़्यादा रखने की रिक्वायरमेंट पड़ रही है बिकॉज आपको मेजॉरिटी वाला पॉइंट भी सेटिस्फाई करना है तो वो करना पड़ेगा। So appointment of independent directors not required if a company ceases to fulfill any of the 3 conditions for the 3 consecutive years. Joint ventures, wholly owned subsidiaries, dormant companies are not covered under Rule 4(1), which mentions about the mandatory appointment of independent directors. तो ये उनके cases में नहीं लगेगा. Okay. Now let's move on to the next page. Who can become the independent director? Section 149 subsection 6. This is again important क्योंकि इसमें सारी आपको definition मिल जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन बंदा बन सकता है, क्या क्या eligibility criterias होते हैं to become an independent director. So in relation to a company, an independent director means a director other than a managing director or a whole-time director or a nominee director. So सबसे पहले ही बता दिया कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन सा डायरेक्टर होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर तो नहीं हो सकता। सो अगर कोई भी मैनेजिंग डायरेक्टर है, होल टाइम डायरेक्टर है, नॉमिनी डायरेक्टर है तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इनके अलावा जो डायरेक्टर्स बन गए वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं प्रोवाइडेड दे हैव कंप्लाइड विद द क्राइटेरियाज विच हैव बीन मेंशन्ड अंडर सेक्शन 149 सबसेक्शन 6। ठीक है, तो अब हम क्राइटेरियाज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो दिमाग में बिठा लेते हैं एमडी, डब्ल्यूटीडी और नॉमिनी डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। इनके अलावा जो डायरेक्टर्स बच गए वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बन सकते हैं प्रोवाइडेड दे हैव कंप्लाइड विद द क्राइटेरियाज मेंशन्ड इन सेक्शन 149 सबसेक्शन 6। आई होप इट इज़ क्लियर। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तो अ डायरेक्टर हु इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड is a person of integrity and possesses relevant expertise and experience. बोर्ड को ऐसा लगता है, बोर्ड की नज़र में ऐसा है कि वो जो पर्सन है वो इंटीग्रिटी पोजेस करता है, रेलेवेंट एक्सपर्टीज़ है, उसके पास एक्सपीरियंस है, तो उस केस में उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया जा सकता है। अब यहाँ पर जो ओपिनियन ऑफ बोर्ड वर्ड लिखा है ना, उसको सब्सटीट्यूट कर देंगे विद द वर्ड मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी गवर्नमेंट कंपनी की हम बात करेंगे। तो यही चीज़ आपके बॉक्स में दे रखी है कि अगर कोई बोर्ड वर्ड यूज नहीं होता, बोर्ड की जगह मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट को सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये हो गया। सेकेंड पॉइंट, who is or was not a promoter of the company or its holding subsidiary और associate company। अगर कोई भी बंदा प्रमोटर रह चुका है उस कंपनी का जिसमें उसको अपॉइंट करने का सोचा जा रहा है एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, या फिर उस कंपनी की होल्डिंग कंपनी, उसकी सब्सिडरी कंपनी या उसकी एसोसिएट कंपनी में प्रमोटर रह चुका है या प्रमोटर है, तो वो भी आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता है। ठीक है, अब इसी में एक और पॉइंट दिया हुआ है, हु इज़ नॉट रिलेटेड टू द प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स इन द कंपनी इज होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट। अब ऐसे भी किसी बंदे को आप नहीं बना सकते इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो प्रमोटर का रिलेटेड पर्सन है, मतलब ही इज़ रिलेटेड टू प्रमोटर और डायरेक्टर इन एनी ऑफ द मैनर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली डजंट मैटर, बट अगर प्रमोटर और डायरेक्टर से वो बंदा रिलेटेड है किसी भी सेंस में, ठीक है, किसके प्रमोटर डायरेक्टर की बात हो रही है, कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी या फिर एसोसिएट, उन सभी के प्रमोटर्स डायरेक्टर्स से कोई रिलेटेड पर्सन होगा तो उसका अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है कंपनी में एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। जो थर्ड पॉइंट है, who has or had no pecuniary relationship other than remuneration as such director or having transaction not exceeding 10% of his total income or such amount as may be prescribed with the company, its holding, subsidiary or associate company या फिर their promoters, directors during the 2 immediately preceding financial years or during the current year। तो इसमें क्या बोला हुआ है कि उस बंदे का ना ही पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में और ना ही करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर कोई भी पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए अदर दैन रेम्यूनरेशन। अगर उसको एज अ डायरेक्टर रेम्यूनरेशन मिल रहा है दैट इज़ ओके, या फिर वो कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है जिसका उसकी इनकम
10% से ज़्यादा का शेयर नहीं है, मतलब मैक्सिमम 10% ऑफ हिज इनकम इज़ बिकॉज ऑफ दैट ट्रांजैक्शन तो भी चलेगा, या फिर सिर्फ रेम्यूनरेशन मिल रहा है तो भी चलेगा, लेकिन और कोई पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। किसके साथ? कंपनी के साथ, उसकी होल्डिंग के साथ, उसकी सब्सिडरी के साथ, उसकी एसोसिएट के साथ, उसके प्रमोटर्स, मतलब इन सभी के प्रमोटर्स, उन सभी के डायरेक्टर्स के साथ। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, सभी के, इनके साथ कोई भी पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। सिर्फ कितना रिलेशन हो सकता है कि आपको रेम्यूनरेशन मिल रहा था एज अ डायरेक्टर, या फिर आपने कोई भी ट्रांजैक्शन अंडरटेक करी थी बट उसका अमाउंट आपकी, मतलब उसका जो कंट्रीब्यूशन था वो आपकी इनकम का 10% था मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं था। तो उस केस में क्या है, आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो। ठीक है, अब ये जो चीज़ें देखनी है आपको ट्रांजैक्शंस की और रेम्यूनरेशन की, या जो भी है, जो स्पेसिफिकली पेक्यूनरी रिलेशनशिप जो आपको देखना है वो आपको करंट ईयर और पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स का देखना है। सो अगर ऐसा है तो आप नहीं बन पाओगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आप कुछ क्लैरिफिकेशन दिया है, एमसीए ने क्या क्लैरिफिकेशन दिया है? एज रिगार्ड्स द पेक्यूनरी इंटरेस्ट इन सर्टेन ट्रांजैक्शंस, द एमसीए by its general circular number 14/2014 dated 9/6/2014 has clarified that in case a transaction entered into by an independent director with the company concerned is at par with any member of the general public and at the same price as is payable paid by such member of the public, it would not attract the bar of pecuniary relationship under section 149 subsection 6 subsection C. And therefore, an independent director will not be said to have pecuniary relationship under this section. In such cases, now this clarification has been issued by the MCA considering the provisions of section 188, which takes away the transactions in the ordinary course of business at arm's length price from the purview of related transactions. Now let me explain it to you. इसमें लिखा हुआ है कि जो हमने पेक्यूनरी रिलेशनशिप पढ़ा है, अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हो रही है जिसमें अमाउंट एक्सीड भी कर रहा है, चलो ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कब? अगर वो जो ट्रांजैक्शन है वो आर्म्स लेंथ प्राइस पर हुई है, मतलब एट पार हुई है। अगर आपने किसी नॉर्मल पब्लिक में से भी वो ट्रांजैक्शन किसी के साथ अंडरटेक करी होती तो इन दैट केस ऑल्सो वो उतने का ही होता, आर्म्स लेंथ पर ही हुआ है। तो आर्म्स लेंथ पर हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें उसको पेक्यूनरी रिलेशनशिप मानकर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज़ इसमें लिखी हुई है। Now further wide above referred general circular, it is also clarified after consultation with the SEBI that pecuniary relationship does not include, first, receipt of remuneration from one or more companies by way of fee provided under section 197 subsection 5. सेक्शन 197 ये मैनेजरियल रेम्यूनरेशन से रिलेटेड है। तो इस केस में बोला हुआ है कि अगर आपको कोई रेम्यूनरेशन मिल रहा है कंपनी से, किस चीज़ की वजह से? फ़ी की तरह मिल रहा है, ठीक है, बाय वे ऑफ फ़ी मिल रहा है, जो सेक्शन 197 सबसेक्शन 5 के अंदर प्रोवाइडेड है, तो उस केस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं मानते हैं। रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर पार्टिसिपेशन इन दी बोर्ड एंड अदर मीटिंग्स, आपको कंपनी रीइंबर्स करती है जब भी आप बोर्ड मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करते हो या कोई भी एक्सपेंसेस इनकर करते हो, तो इन सब को भी हम पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं मानते। जैसे सेटिंग फीस पे की जाती है डायरेक्टर्स को, तो वो भी आपका पेक्यूनरी रिलेशनशिप में नहीं आएगा। And profit related commission approved by the members in accordance with the provisions of Companies Act 2013. अगर कोई भी प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन भी मिल रहा है और उस प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन को किसने अप्रूव किया हुआ है? मेंबर्स ने अप्रूव किया हुआ है, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपने कंपनीज एक्ट को कंप्लाई करके ही उसको पे किया, तो वो भी पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं कुछ एग्जेम्पशंस पर। तो ये एग्जेम्पशन दे रखी है इसी पर्टिकुलर क्लॉज से रिलेटेड 149 सबसेक्शन 6C। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें बोला हुआ है कि अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है जिसने सेक्शन 137 और सेक्शन 92 का कंप्लायंस किया हुआ है, तो उस पर ये पेक्यूनरी रिलेशनशिप वाला क्लॉज अप्लाई नहीं होगा। मतलब अगर कोई एक्स्ट्रा हो भी जाती है ट्रांजैक्शन, मतलब 10% ऑफ हिज इनकम से ज़्यादा वाली भी है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और किसी भी तरह से कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है तो उस पर गवर्नमेंट कंपनी पर ये वाला क्लॉज अप्लाई नहीं होगा। सो लेट्स रीड इट। एग्जेम्पशंस एज पर नोटिफिकेशन नंबर सो एंड सो, पॉइंट नंबर 3 मेंशन्ड अबव, जिसको हम सेक्शन 149 सबसेक्शन सी क्लॉज सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 क्लॉज सी
बोल रहे हैं shall not apply in case of a government company if it has not committed a default in filing its financial statements under section 137 or annual return under section 92 with the registrar. ठीक है, तो ये वाला हमारा कवर हो गया पॉइंट नंबर 3. अब आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पर, विच इज नन ऑफ हुज रिलेटिव्स. मतलब यहाँ पर रिलेटिव्स की बात करी कि अगर रिलेटिव्स ने ये वाली पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस कर रखी हैं, इन लिमिट्स को एक्सीड करा हुआ है या सो एंड सो जो भी क्राइटेरिया दिया है, रिलेटिव ने अगर ऐसा कुछ किया हुआ है, उस पर्सन का जिसको हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाना चाह रहे हैं उसके रिलेटिव ने अगर कुछ किया हुआ है, तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे टू बिकम द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. मतलब आप माना जाएगा कि आपने क्राइटेरियाज फुलफिल नहीं किए. सो यहाँ पर सिर्फ उस पर्सन पर ही हम रोक टोक नहीं लगा रहे हैं, उस पर्सन को ही चेक नहीं कर रहे हैं, उसके रिलेटिव्स को भी चेक कर रहे हैं कि अगर रिलेटिव भी कहीं ना कहीं रिलेटेड हो गया टू द कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट्स, तो उस केस में भी आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब ही क्या है, द पर्सन शुड पोजेस इंडिपेंडेंस. मतलब इंटीग्रिटी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए. तो इंडिपेंडेंट होने के लिए आप ना ही खुद ना ही आपके रिलेटिव्स कहीं ना कहीं रिलेटेड नहीं हो सकते कंपनी से. इसी वजह से रिलेटिव्स पर भी कुछ क्राइटेरियाज लगा दिए. सो पर्सन जिसको आप अपॉइंट करना चाह रहे हो उसके रिलेटिव्स इनमें से कोई भी ट्रांजैक्शन या इनमें से कोई भी क्राइटेरिया को तोड़ेंगे तो यू कैन नॉट बिकम द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. तो कौन से पॉइंट हैं? None of whose relatives is holding any security of or interest in the company, its holding, subsidiary या फिर associate during the 2 immediately preceding financial years or during the current financial year. So ना ही पिछले 2 सालों में और ना ही करंट ईयर में जिसमें अपॉइंटमेंट की बात हो रही है, उस रिलेटिव ने कोई भी सिक्योरिटी होल्ड नहीं करी होनी चाहिए, ना ही उसका कंपनी में कोई भी इंटरेस्ट होना चाहिए, ना ही कंपनी में, बल्कि उसकी सब्सिडरी होल्डिंग एसोसिएट उनमें भी कोई भी इंटरेस्ट या सिक्योरिटी होल्ड नहीं की होनी चाहिए. लेकिन एक थोड़ा सा लिमिट दे दिया कि इतना है तो चलेगा. तो लिमिट क्या दी है? हाउएवर the relative may hold security or interest in the company of face value not exceeding 50 lakh rupees or 2% of the paid up share capital of the company, its holding, subsidiary or associate company or such higher sum as may be prescribed. जब भी वर्ड as may be prescribed दिया होता है तो कहीं ना कहीं उसका रूल दिया हुआ होता है. रूल नहीं दिया तो वो रूल आने वाला होता है, इसीलिए वर्ड दिया जाता है एज में बी प्रेस्क्राइब. सो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि रिलेटिव जो है वो सिक्योरिटी होल्ड कर सकता है, इंटरेस्ट होल्ड कर सकता है, लेकिन किस लिमिट तक कर सकता है कि फेस वैल्यू उस सिक्योरिटी या इंटरेस्ट की मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 50 लाख रुपीज़ या फिर 2% ऑफ वॉट, 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी या फिर उसकी होल्डिंग या फिर सब्सिडरी या फिर एसोसिएट. इतना तक है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं. इज इंडेटेड टू द कंपनी. इज इंडेटेड, नन ऑफ हुज रिलेटिव्स इज इंडेटेड टू द कंपनी, इट्स होल्डिंग, subsidiary or associate company or their promoters or directors in excess of such amount as may be prescribed during the 2 immediately preceding financial years और ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर. तो इसमें बोला है उसका रिलेटिव जो है वो कंपनी से इंडेटेड नहीं होना चाहिए, कंपनी से इंडेटेड नहीं होना चाहिए, ना ही कंपनी की होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट से इंडेटेड होना चाहिए, ना ही उन कंपनी होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट के प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स से भी इंडेटेड नहीं होना चाहिए. कितने अमाउंट से ज़्यादा वो प्रिस्क्राइब किया हुआ है. तो मैं पहले आपको वो प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट ही पढ़वा देती हूँ कि वो प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट कहाँ पर लिखा हुआ है. सो ये जो प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट है ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर. पेज नंबर 1.37 पर यहाँ पर लिखा हुआ है ना, जो पॉइंट नंबर बी दिया हुआ है, सी दिस पॉइंट बी. None of the relatives of an independent director for the purposes of sub clauses 2 and 3 of clause D of section 149 subsection C, जो अभी हमने पढ़े clause 2 और clause 3 हम पढ़ रहे थे, इसके लिए उन्होंने क्या दिया है, इन्होंने बताया है कि उसका रिलेटिव नहीं होना चाहिए इंडेटेड टू द कंपनी, इट्स होल्डिंग, सब्सिडरी और एसोसिएट या फिर उनके प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स, या फिर उन्होंने कोई भी गारंटी
श्योरिटी प्रोवाइड करी हुई है तो उसके लिए भी पॉइंट दे रखा है। तो उसके लिए पॉइंट देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है इंडेटेड वाला, सेकंड पॉइंट है गारंटी वाला जो जस्ट हमारा उसके बाद आने वाला था। तो पहले सिर्फ हम इंडेटेड वाला देखते हैं। सो इज इंडेटेड टू द कंपनी, इट्स होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी और देयर प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स। पीछे अगर आप करेंगे तो उसमें पॉइंट दिया हुआ है फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹50 lakhs at any time during the 2 immediately preceding financial years और during the current year। तो इसमें जब हमने पढ़ा था ना पॉइंट, वहाँ पर आप इसको मेंशन कर सकते हैं एज में बी प्रिस्क्राइब, जहाँ पर लिखा हुआ था तो एज में बी प्रिस्क्राइब में यू कैन मेंशन कि वो 50 lakhs का अमाउंट है, मतलब अप टू 50 lakhs अगर आपका रिलेटिव इंडेटेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 50 lakhs से ज़्यादा इंडेटेड हो जाएगा तो उस केस में आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट, हैज़ गिवन अ गारंटी और प्रोवाइडेड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद द इंडेटनेस ऑफ एनी थर्ड पर्सन। कोई थर्ड पर्सन इंडेटेड था, हमने उसके बिहाफ पे क्या दे दिए, कोई गारंटी या सिक्योरिटी दे दी है कंपनी को या फिर उसकी होल्डिंग को या फिर सब्सिडरी या फिर एसोसिएट को या फिर उन्हीं सभी और सच or directors of such holding company for such amount as may be prescribed during the 2 immediately preceding financial years or during the current year। इसमें हम दोबारा पढ़ें तो लिखा हुआ है उसने कोई गारंटी दी हुई है या फिर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रखी है इन कनेक्शन विद द इंडेटेडनेस ऑफ द थर्ड पर्सन टू द कंपनी, उसकी होल्डिंग, सब्सिडरी या फिर एसोसिएट कंपनी या फिर उनके प्रमोटर्स या फिर डायरेक्टर्स ऑफ सच होल्डिंग कंपनी। डायरेक्टर्स किसके? ऑफ सच होल्डिंग कंपनी फॉर सच अमाउंट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड ड्यूरिंग द 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स या फिर ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। सो यहाँ पर हम देखें या तो उन सभी के प्रमोटर्स या फिर डायरेक्टर्स ऑफ सच होल्डिंग कंपनी वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। और प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट कितना है? 50 lakhs, जो हमने अभी पॉइंट नंबर 6 के बी के 2 पॉइंट सेकेंड पॉइंट में पढ़ा था। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था ना पेज नंबर 1.37 पर, तो यहाँ पर पॉइंट नंबर बी में सेकेंड पॉइंट जो दिया था वो भी मेंशन किया हुआ है। तो सिमिलरली ये कितना हो गया? ये भी 50 lakhs का अमाउंट हो गया। सो अगर कोई गारंटी सिक्योरिटी दे दो किसी और के बिहाफ पर भी, तब भी दैट कैन बी अप टू 50 lakhs रुपीज़, ओके, उससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, has any other pecuniary transaction or other relationship with the company। उस रिलेटिव का कोई भी पेक्यूनरी ट्रांजैक्शन रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए कंपनी के साथ, उसकी सब्सिडरी के साथ, उसकी होल्डिंग या फिर उसकी एसोसिएट के साथ, जिसका अमाउंट कितना लिखा हुआ है? अमाउंटिंग टू 2% और मोर ऑफ इट्स ग्रॉस टर्नओवर or total income singly or in combination with the transactions referred to in subclause 1, 2, 3। तो यहाँ पर क्या किया? पहले तो बताया कि उसके रिलेटिव का कोई भी पेक्यूनरी ट्रांजैक्शन रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, कितने तक? 2% या उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, मतलब लेस देन 2% का है तो चलेगा, ठीक है। लेस देन 2% का है तो चलेगा, 2% या 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसका 2%? ग्रॉस टर्नओवर या फिर टोटल इनकम का, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है या तो ये 2% ग्रॉस टोटल टर्नओवर या फिर टोटल इनकम हो रहा है खुद से ही एक्सीड कर गया, मतलब कि जो हमने ग्रॉस टर्नओवर का 2% निकाला या फिर टोटल इनकम का 2% निकाला, वो ही आपका उसकी पेक्यूनरी ट्रांजैक्शन से एक्सीड कर गया, ठीक है। एक्सीड कर गया या उसके इक्वल हो गया तो उस केस में आप क्या हो जाओगे? डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। लेकिन वो अमाउंट 2% से कम आ रहा है, ठीक है। वो अमाउंट पेक्यूनरी ट्रांजैक्शन का अमाउंट 2% से कम आ रहा है, लेकिन उस बंदे ने, उस रिलेटिव ने और भी ऊपर वाले क्लॉजेस में से कुछ अमाउंट दे रखा है, ले रखा है, मतलब उसने कोई भी सिक्योरिटी होल्ड कर रखी है या फिर उसने इंडेटेडनेस है या फिर उसने कोई गारंटी प्रोवाइड करी है। तो इन सभी का जब हमने टोटल किया तो वो 2% या 2% से ज़्यादा हो गया तो भी आप क्या हो जाओगे? डिस्क्वालीफाइड। तो यहाँ पे डबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। यहाँ पे क्या किया? पहले तो एक ट्रांजैक्शन ली, पेक्यूनरी ट्रांजैक्शन, उसको देखो क्या वो ग्रॉस टर्नओवर या फिर टोटल इनकम के 2% से कम है या नहीं। 2% से कम है तो फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, बट 2% से कम होते ही हमें एक और चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि क्या उसने ऊपर के 3 पॉइंट्स में से कोई भी
ट्रांजैक्शन अंडरटेक कर रखी है, अगर कर रखी है तो उसको भी इस वाली ट्रांजैक्शन के साथ ऐड करो। अब देखो क्या ये 2% से अभी भी कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर अभी भी कम हो रहा है तो ओके है, आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो। लेकिन मिला जुलाने के बाद वो 2% से एक्सीड कर गया या 2% हो गया तो उस केस में आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें कवर कर रखी हैं। सो पहले तो इंडिविजुअली डील कर रहे थे कि 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसमें आप बच गए। लेकिन लास्ट वाले क्लॉज के अंदर आप फंस गए क्योंकि आपने टोटल इनकम या ग्रॉस टर्नओवर का 2% या 2% से ज़्यादा को एक्सीड कर दिया, तो भी आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। आई होप दिस इज़ क्लियर। इफ़ इट इज़ नॉट, लेट मी नो इट, आई अगेन एक्सप्लेन दिस थ्रू अनदर वीडियो। डू लेट मी नो अबाउट दिस कि आपको ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट नंबर 4 क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दिस इफ़ इट इज़ नॉट क्लियर। ओके ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर हम आ जाते हैं, पॉइंट नंबर 5, हु नीदर हिमसेल्फ नॉर एनी ऑफ हिज रिलेटिव्स। तो मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये बंदे पर जो प्रपोज टू बी इलेक्टेड हो रहा है या प्रपोज टू बी अपॉइंटेड हम सोच रहे हैं जिसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाने का, वो बंदा और साथ ही साथ उसका रिलेटिव्स, दोनों के ऊपर ये पॉइंट कवर हो रहा है। दोनों को ये पॉइंट कवर कर रहा है। कौन से पॉइंट्स में कि वो खुद या उसका रिलेटिव होल्ड कर रहा है या फिर वो कोई भी KMP रह चुका है या है, or is or has been employee of the company or its holding subsidiary associate in any of the 3 financial years immediately preceding the financial year when which he is proposed to be appointed. So basically अगर मैं financial year 1920 में किसी बंदे को प्रपोज कर रही हूँ टू बी अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो उस केस में मुझे सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा क्या ये बंदा आज की डेट में KMP या फिर एम्प्लॉय तो नहीं है मेरी कंपनी का या मेरी कंपनी की होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट का। सबसे पहले ये देखा, ठीक है, आज की डेट में है तो वैसे ही नहीं बन सकता। फिर मैंने देखा उसने कभी भी पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स, जो आज के फाइनेंशियल ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर 1920 से पहले के 3 फाइनेंशियल ईयर्स में क्या ये बंदा कभी भी KMP और एम्प्लॉय रह चुका है मेरी कंपनी का या मेरी होल्डिंग का या मेरी सब्सिडरी का या एसोसिएट का, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, उस केस में भी वो बंदा डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। अब आपको खुद का भी देखना है और अपने रिलेटिव का भी देखना है कि वो भी एम्प्लॉय या KMP नहीं होना चाहिए। लेकिन एक प्रोविज़ो डाल दी। क्या प्रोविज़ो डाली? हाउएवर in case of a relative who is an employee, the restriction under this clause shall not apply for his employment during preceding 3 financial years। लेकिन इधर एक प्रोविज़ो डाल के ये बोल दिया कि चलो अगर रिलेटिव जो है वो एम्प्लॉई रह चुका है या वो एम्प्लॉई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब एम्प्लॉई अगर KMP होगा तो प्रॉब्लम है, ये रिलेटिव अगर KMP होगा तो प्रॉब्लम है, लेकिन रिलेटिव जो है वो एम्प्लॉई था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फिर भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो। लेकिन आप खुद KMP और एम्प्लॉई नहीं होने चाहिए। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, who neither himself nor any of his relatives is or has been an employee or proprietor or partner in any of the 3 financial years immediately preceding the financial year in which he is proposed to be appointed। किसका एम्प्लॉई, किसका प्रोप्राइटर या किसका पार्टनर नहीं होना चाहिए वो नीचे बता रखा है। सो अगर कोई भी फर्म है ऑडिटर्स की या फिर कंपनी सेक्रेटरीज इन प्रैक्टिस या फिर कॉस्ट ऑडिटर्स हैं कंपनी के, कंपनी की होल्डिंग के, कंपनी की सब्सिडरी के, कंपनी की एसोसिएट के, तो कोई भी कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट के ऑडिटर की फर्म है, कंपनी सेक्रेटरीज इन प्रैक्टिस की फर्म है, कॉस्ट ऑडिटर्स की फर्म है, तो उस फर्म का कोई भी एम्प्लॉई, प्रोप्राइटर, पार्टनर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता है कंपनी के अंदर अगर वो एम्प्लॉई प्रोप्राइटर पार्टनर रह चुका है या तो आज भी एम्प्लॉई प्रोप्राइटर पार्टनर है या फिर पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में कभी भी एम्प्लॉई प्रोप्राइटर पार्टनर रह चुका है, तो वो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि इंडिपेंडेंस कहीं ना कहीं तो हैम्पर होगी ना, इसी वजह से। सो पहला हमने पढ़ा रिलेटिव और खुद KMP या फिर एम्प्लॉई, किस में,
कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट। अब जो पॉइंट पढ़ रहे हैं वो हम अपनी कंपनी के या फिर होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट के ऑडिटर्स की फर्म की बात कर रहे हैं, कंपनी सेक्रेटरीज इन प्रैक्टिस या कॉस्ट ऑडिटर्स की बात कर रहे हैं, उनकी फर्म के एम्प्लॉय प्रोप्राइटर पार्टनर, ठीक है, वो भी हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते अगर वो पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में या फिर इस फाइनेंशियल ईयर में क्या है, एम्प्लॉय प्रोप्राइटर पार्टनर है। ठीक है, ये वाला पॉइंट। सेकंड पर आते हैं, is or has been an employee or proprietor or partner in any of the 3 financial years immediately preceding the financial year in which he is proposed to be appointed of any legal or a consulting firm that has or had any transaction with the company, its holding, subsidiary or associate company amounting to 10% or more of the gross turnover of such firm. So, इसमें क्या बोला हुआ है कि अगर कोई भी लीगल या कंसल्टिंग फर्म है, ठीक है, कंपनी ने या उसकी होल्डिंग ने, सब्सिडरी ने या एसोसिएट ने कोई भी ट्रांजैक्शन अंडरटेक करी है और उस ट्रांजैक्शन का जो अमाउंट है वो 10% या 10% से ज़्यादा है ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर ऑफ सच फर्म, मतलब हम जो फर्म के साथ ट्रांजैक्शन हुई है उस फर्म की ग्रॉस टर्नओवर का 10% या 10% से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन तो हमारी कंपनी या उसकी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट से जा रहा है, तो ऑब्वियसली आपका जो उन कंपनीज़ के एम्प्लॉय पार्टनर प्रोप्राइटर पर इम्पैक्ट रहेगा, इन्फ्लुएंस रहेगा, वो ज़्यादा रहेगा। इंडिपेंडेंस तो नहीं हो सकती ना उनके अंदर, क्यों नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उनको इतना हैवी अमाउंट का टर्नओवर प्रोवाइड किया है, ठीक है, तो इसीलिए इंडिपेंडेंस नहीं हो सकती, इसी वजह से इनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया। सो कोई भी पर्सन खुद या उसका रिलेटिव एम्प्लॉय रह चुका है या एम्प्लॉय है, प्रोप्राइटर पार्टनर है या रह चुका है पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर, किस कंपनी का, किस फर्म, कौन सी फर्म्स का एम्प्लॉय प्रोप्राइटर पार्टनर, तो या तो ऑडिटर्स की फर्म, कॉस्ट ऑडिटर्स, या फिर कंपनी सेक्रेटरीज इन प्रैक्टिस की फर्म, ठीक है, या फिर कोई भी लीगल या कंसल्टिंग फर्म। तो ऑडिटर्स के केस में कोई लिमिट नहीं लगाई कि इतना टर्नओवर प्रोवाइड करना चाहिए, बट लीगल और कंसल्टिंग फर्म के केस में देयर इज़ अ लिमिट, ठीक है। सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। सी पॉइंट, who neither himself nor any of his relatives holds together with his relatives 2% or more of the total voting power of the company। आप खुद या आपका रिलेटिव क्या कर रहे हो, या तो इंडिविजुअली 2% ही 2% से ज़्यादा की वोटिंग पावर है आपकी कंपनी के अंदर, या फिर दोनों का मिला जुला के 2% ही 2% से ज़्यादा वोटिंग पावर है, तो तब भी आप डिस्क्वालीफाइड हो टू बिकम द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। नेक्स्ट, हु नीदर हिमसेल्फ नॉर एनी ऑफ हिज रिलेटिव्स इज़ अ चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड of any non-profit organization that receives 25% or more of its receipts from the company, या फिर उसमें से कोई भी प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स या फिर कोई भी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट और दैट होल्ड्स 2% और मोर ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, यहाँ पे बोला हुआ है कि कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी चीफ एग्जीक्यूटिव है या डायरेक्टर है या किसी भी नाम से उस बंदे को आप बोल सकते हो, कोई भी चीफ पर्सन है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिल रहा है, 25% या 25% से ज़्यादा की जो रिसीट्स हैं वो कहाँ से हो रही हैं, कंपनी से। तो बेसिकली जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी टोटल रिसीट्स का 25 या 25% से ज़्यादा कहाँ से आता है, कंपनी से आता है, कंपनी के प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स से आता है। तो यहाँ पर कंपनी के ही प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स बोले हैं, ठीक है, पर होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट के डायरेक्टर्स नहीं बोले हैं, होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट के प्रमोटर्स नहीं बोले हैं, रिमेंबर दिस। सो the person himself or his relative is a chief executive और डायरेक्टर है किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन
का, जिस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की टोटल रिसीट्स का 25% या उससे ज़्यादा कहाँ से आता है, कंपनी से आता है, कंपनी के प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स से आता है, या फिर उस कंपनी की होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट से आता है, या फिर वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है या डायरेक्टर है वो बंदा होल्ड करता है 2% और मोर ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ दैट कंपनी। ठीक है, तो उस केस में भी वो बंदा डिस्क्वालिफाइड है टू बिकम द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ओके, अब आ जाते हैं 6th पॉइंट पर, हु पोजेसेस such other qualifications as are prescribed under Rule 5 of the Company's Appointment and Qualifications of Directors 2014। इसमें क्या लिखा हुआ है कि उसके पास कोई भी ऐसी क्वालिफिकेशंस है जो रूल 5 में दे रखी हैं। An independent director shall possess appropriate skills, experience and knowledge in one or more fields of finance, law, management, sales, marketing, administration, research, corporate governance, technical operations और other disciplines related to the company's business। तो ये चीज़ उसके पास होनी चाहिए। इनमें से को सारी फील्ड्स जो मेंशन्ड है इनमें से एक से ज़्यादा फील्ड में उसके पास नॉलेज होनी चाहिए, उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस स्किल्स होनी चाहिए। अभी जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है ये हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, फिर भी हम रीड कर लेते हैं एक बार। नन ऑफ द रिलेटिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो रिलेटिव्स के लिए पॉइंट था, किस पॉइंट से लिंक्ड है, ये 4th पॉइंट से लिंक्ड है, और 4th पॉइंट के भी क्लॉज नंबर 2 और 3 से रिलेटेड, सब क्लॉज 2 और सब क्लॉज 3 से रिलेटेड है। ठीक है, सो नन ऑफ द रिलेटिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज इंडेटेड टू द कंपनी, इट्स होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी, या फिर इन सभी के प्रमोटर्स या फिर डायरेक्टर्स, और हैज़ गिवन अ गारंटी और प्रोवाइडेड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद द इंडेटेडनेस ऑफ एनी थर्ड पर्सन टू द कंपनी, its holding, subsidiary, associate and their promoters or ऑफ सच होल्डिंग कंपनी। डायरेक्टर्स के लिए सिर्फ लिखा है और डायरेक्टर्स ऑफ सच होल्डिंग कंपनी। ठीक है, फॉर एन अमाउंट ऑफ 50 लाख रुपीज एट एनी टाइम ड्यूरिंग द 2 इमीडिएटली प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स, या फिर ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ let's come to next point, which is declaration by the independent director। before I move on to this, I would request you कि pause करो इसको और एक बारी सारे ये जो भी क्राइटेरियाज हैं उनको फिर से आराम से खुद पढ़ो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें काफ़ी लैंग्वेज ऐसा है कि आपको ध्यान देना पड़ेगा हर एक कॉमा पे, हर एक वर्ड पर, कि इट्स लिखा है, देयर लिखा है, मतलब THEIR वाला देयर लिखा है या इट्स लिखा है, जिससे कि आपको पता चले कि प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स आपको किस कंपनी के लेने हैं, सभी के लेने हैं या फिर सिर्फ उस कंपनी के लेने हैं जो जस्ट अभी पहले मेंशन हुई है। तो इसके लिए आपको ये सारी चीज़ें, एक एक वर्ड आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, और कोशिश कर सकते हो कि आप कोई ना कोई इसमें डायग्रामेटिक फॉर्म बना लो जिससे कि आपको जल्दी रिलेट हो पाए और रिविजन में ईजी हो जाए। तो ये वाले पॉइंट्स आई वुड रिक्वेस्ट कि आप एक बारी इसको सुनने के बाद, समझने के बाद फिर से खुद भी एक बारी रीड करो, फिर रीड करने के बाद फिर से एक बारी सुनो, तो आपको आई एम श्योर अच्छे से समझ भी आ जाएगा और रिलेट भी हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी पर्टिकुलर क्लॉज में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसका एक्सेप्शनली अलग वीडियो बना दूंगी कि उसको मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी विद सम अदर फॉर्म्स, जैसे कि हो सकता है चार्ट बना दूँ, अगर आपको उससे क्लियर होता है तो लेट मी नो अबाउट दिस। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, सेक्शन 149 सबसेक्शन 6। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे, सेक्शन 149 सबसेक्शन 7, विच इज़ डिक्लेरेशन बाय द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। कब देखो, अभी हमने पढ़ लिया कि कौन कौन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। अब चलो, एक बंदा मिल गया हमें जो ये सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया जिसने, और अब हमने उसको अपॉइंट कर लिया, तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, एवरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल गिव अ डिक्लेरेशन दैट ही मीट्स द क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंट 149 सबसेक्शन 6। ठीक है, जो भी अब मैंने पढ़ा वो इस चीज़ की डिक्लेरेशन देगा कि मैं ये सारे पॉइंट्स मीट कर रहा हूँ।
ठीक है। नाउ किस तरीके से करना पड़ेगा उसको, जो भी बोर्ड की फर्स्ट मीटिंग होगी जिसमें भी वो पार्टिसिपेट करेगा एज अ डायरेक्टर, उस मीटिंग के अंदर उसको ये डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखो कि उस फर्स्ट मीटिंग के बाद हर एक फाइनेंशियल ईयर में भी, तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि पहली मीटिंग में तो आप दोगे इस चीज़ की डिक्लेरेशन कि आप वो क्राइटेरियाज मीट कर रहे हो, प्लस आप हर फाइनेंशियल ईयर में ये डिक्लेरेशन दोगे कि अगले साल तो कहीं, क्योंकि हमने जो पॉइंट्स पढ़े उसमें ऐसी चीज़ें कि एक दिन लगेगा वो क्राइटेरिया ख़त्म होने में, मतलब एक दिन लगेगा डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट होने में। सपोज रिलेटिव ने 50 लाख से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन कर दी, 2% से ज़्यादा का एक्सीड कर गया, बहुत सारे पॉइंट्स हैं ना, तो हो सकता है एक भी पॉइंट आपका इधर उधर हो गया। तो इसीलिए बोला है कि हर एक फाइनेंशियल ईयर में आपको इस चीज़ की डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट के बीच में एंड वर्ड है, मतलब ये दोनों करना है। थर्ड पॉइंट के लिए और वर्ड यूज़ किया है, वेन एवर देर इज एनी चेंज इन दी सर्कमस्टांसेस विच मे अफेक्ट इट्स हिज स्टेटस एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सो पहला दोनों तो आपको करना ही है, तीसरा वाला ऑप्शनल क्यों हो गया, क्योंकि चेंज हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, चेंज होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस चीज़ का बताना पड़ेगा, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि मेरा स्टेटस जो है वो चेंज हो गया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिक्लेरेशन से रिलेटेड पॉइंट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज़ Code for Independent Directors Section 149 subsection 8. Code for Independent Directors. The company and independent directors shall abide by the provisions specified in Schedule 4 to the Companies Act 2013. As regards Schedule 4 provides or specifies guidelines for the professional conduct, role and functions, duties, मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन, रिमूवल, सभी चीज़ों के बारे में बताता है। एंड प्रोविजंस रिगार्डिंग दी सेपरेट मीटिंग्स एंड इवैल्यूएशन मैकेनिज्म, ठीक है। अब आ जाते हैं ई पॉइंट पर, जिसमें लिखा हुआ है रेम्यूनरेशन की बात। सो रेम्यूनरेशन की बात लिखी हुई है ई पॉइंट में, सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन 9, रेम्यूनरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। Notwithstanding anything contained in any other provisions of this act, बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 197। पूरे एक्ट को ओवररूल कर दिया, लेकिन बोला है कि 197 को तो फॉलो करना पड़ेगा, कंप्लाई करना पड़ेगा। सो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 197 एंड सेक्शन 198, बिकॉज बोथ आर लिंक्ड। 198 में नेट प्रॉफिट्स कंप्यूटेशन का बताया हुआ है कि किस तरीके से करना, और सेक्शन 197 में परसेंटेजेस बता रहे हैं कि किस परसेंटेजेस तक आप रेम्यूनरेशन दे सकते हो मैक्सिमम टू दी डायरेक्टर्स। सो subject to the provisions of section 197 and 198, an independent director shall not be entitled to any stock option and may receive remuneration by way of। तो बताया हुआ है कि कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उसको आप स्टॉक ऑप्शंस नहीं दे सकते हो, लेकिन आप क्या दे सकते हो, सिर्फ और सिर्फ फीस दे सकते हो, जो सेक्शन 197 सबसेक्शन 5 में मेंशन्ड है। उसको रीइंबर्समेंट्स दे सकते हो कोई भी एक्सपेंसेस के जो कि पार्टिसिपेशन इन दी बोर्ड या फिर अदर मीटिंग से रिलेटेड है, और साथ ही साथ आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन दे सकते हो, जो भी क्या होना चाहिए, अप्रूव्ड बाय दी मेंबर्स होना चाहिए। सो ये सिर्फ 3 चीज़ें दे सकते हो, ठीक है। स्टॉक ऑप्शन नहीं दे सकते। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सबसेक्शन कि आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए, क्या क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को एज रेम्यूनरेशन पे हो सकता है और क्या पे नहीं हो सकता। इसी चीज़ को इन्होंने टैबुलर फॉर्म में बताया हुआ है। If you want, you can read this out. Next, note. According to Rule 4 of the Company's Appointment and Remuneration Managerial Personnel Rules 2014, sitting fees required to be paid to an independent director shall not be less than the sitting fee which is payable to the other directors of the company. So, ये आपको Rule 4 में मिलेगा, ठीक है। इस बुक के चैप्टर नंबर 2 के अंदर ये सारी चीज़ें दे रखी हैं कि जो सिटिंग फीस होती है किसी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को एंड इवन विमेन डायरेक्टर को आप कम नहीं दे सकते इन कंपैरिजन विद दी अदर डायरेक्टर्स। उससे ज़्यादा दे सकते हो, उससे कम नहीं दे सकते, बट सिटिंग फीस की भी एक मैक्सिमम लिमिट है कि सिटिंग फीस मैक्सिमम 1 लाख रुपीज़ की पे हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो अप टू दैट लिमिट, लेकिन दैट शुड नॉट बी लेस दैन सिटिंग फीस पे टू एनी अदर डायरेक्टर, मतलब उससे कम नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पर कवर। इस पे भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं, आपको क्वेश्चन बैंक्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं टेन्योर की बात करते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का टेन्योर क्या होगा, ठीक है। तो ये दिया हुआ है सेक्शन 149 सबसेक्शन 10 एंड 11 में। दीज प्रोविजंस आर स्टेटेड एज अंडर
term. Subject to the provisions of section 152, appointment of directors, section 152 में हमने पढ़ा था, an independent director मतलब subject to the provisions of that, एक independent director को office hold करना पड़ेगा for a term up to 5 consecutive years on the board of the company. तो एक term में maximum कितने years हैं? 5 years. ठीक है, अब क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रीअपॉइंट किया जा सकता है? तो हाँ, आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रीअपॉइंट कर सकते हो फॉर मैक्सिमम 1 मोर टर्म, मतलब एक टर्म के लिए किया और उसके बाद दूसरे टर्म के लिए भी आप कर सकते हो, पर दूसरे टर्म का भी मैक्सिमम ईयर्स कितने होंगे? 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स. क्या एक टर्म में 5 ना रख के हम कम रख सकते हैं? हाँ, रख सकते हो, क्योंकि इसमें लिखा है कि मैक्सिमम एक टर्म कितने साल का हो सकता है? 5 ईयर्स का. कम रखना है तो कम रखने पे देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, बट हाँ, कम रखा है तब भी वो माना जाएगा कि वो एक टर्म है. फिर दूसरे टर्म में भी आप मैक्सिमम 5 साल तक ही रख सकते हो एंड उससे कम भी रख सकते हो. ठीक है, तो एलिजिबिलिटी फॉर रीअपॉइंटमेंट के लिए लिखा है, तो independent director shall be eligible for reappointment on passing a special resolution by the company and disclosure of such appointment in the board's report. ठीक है, note, according to first proviso to sections 169 subsection 1, an independent director reappointed for second term under section 149 subsection 10 shall be removed by ओनली बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन. इसमें बताया है कि आपने जब सेकेंड टर्म के लिए किसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट कर लिया है तो उस सेकेंड टर्म से आप अगर उसको रिमूव करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो? सिर्फ एसआर पास करके ही कर सकते हो. ऑब्वियसली बात है, जब सेकेंड टर्म के लिए हमने रीअपॉइंट किया था तो तब हमने एसआर पास करके उसको रीअपॉइंट किया था, तो उसको रिमूव करने के लिए भी हमें एसआर पास करना पड़ेगा. कहाँ दिया हुआ है ये? सेक्शन 169 सब सेक्शन 1 के फर्स्ट प्रोविज़ो में दिया हुआ है. फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो बताता है लिमिट ऑन होल्डिंग ऑफ ऑफिस. सो एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल नॉट होल्ड ऑफिस फॉर मोर दैन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स. तो मैक्सिमम कितने टर्म्स के लिए? 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के लिए. कूलिंग पीरियड कितना लगा दिया? 3 ईयर्स का, कि जैसे ही आपके 2 टर्म्स खत्म हो गए, मैक्सिमम 2 टर्म्स, एक टर्म के बाद भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 2 टर्म तक ही करना है, वो तो मर्जी है. एक टाइम के आप उसको नहीं रीअपॉइंट करते तो भी कूलिंग पीरियड कितने का लगेगा? 3 ईयर्स का लगेगा. 2 टर्म के बाद करते हो तो भी 3 ईयर्स का लगेगा. सो कूलिंग पीरियड फॉर अपॉइंटमेंट, हाउएवर ही शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 3 ईयर्स ऑफ सीजिंग टू बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. हाउएवर during the said period of 3 years, he shall not be appointed in or be associated with the company in any other capacity, either directly or indirectly. So ये जो 3 साल का पीरियड है ना, ये बिल्कुल वनवास की तरह है. आप इसमें ना ही किसी भी कैपेसिटी में आप कंपनी से रिलेटेड नहीं हो सकते, किसी भी तरह से आप कंपनी से एसोसिएटेड नहीं हो सकते, किसी भी कैपेसिटी में, चाहे डायरेक्टली चाहे फिर इनडायरेक्टली. Note, it is clarified that for the purposes of subsections 10 and 11 of section 149, any tenure of an independent director on the date of commencement of the Companies Act 2013 shall not be counted as a term under those subsections. So ये बताया हुआ है कि अगर जिस दिन कंपनीज एक्ट 2013 आया था उससे पहले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपके थे कंपनी में, तो उससे पहले का टेन्योर काउंट नहीं होगा, उसके बाद से ही हम देखेंगे. ठीक है, अब आ जाते हैं क्लैरिफिकेशंस बाय दी MCA. सो अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स फॉर लेस दैन 5 ईयर्स. सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, इसीलिए आराम से इसको तसल्ली से पढ़ना. अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स फॉर लेस दैन 5 years. Refer section 149 subsection 10 and 11. In terms of general circular number so and so dated so and so, it is clarified by MCA that section 149 subsection 10 of the Act provides for a term of up to 5 consecutive years for an independent director. As such, while appointment of an independent director for a term of less than 5 years would be permissible, appointment for any term, whether for 5 years or less, is to be treated as one term under section 149 subsection 10 of the Act. ने ध्यान से देखा हो तो इसमें वर्ड लिखा था up to 5 consecutive years, which means up to का मतलब कम भी हो सकता है, मैक्सिमम बताया हुआ है. ठीक है, फर्दर अंडर सेक्शन 149 सबसेक्शन 11 ऑफ द एक्ट,
नो पर्सन कैन होल्ड द ऑफिस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर मोर दैन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लिखा है, ये नहीं लिखा 10 साल, टर्म्स की बात करिए, अगर एक टर्म में 2 साल थे तो वो 2 साल मतलब एक टर्म खत्म, ठीक है। सच अ पर्सन शैल हैव टू डेमिट द ऑफिस आफ्टर 2 consecutive terms even if the total number of years of his appointment in such 2 consecutive terms is less than 10 years. In such a case, the person completing the consecutive terms of less than 10 years shall be eligible for appointment only after the expiry of the requisite cooling off period of 3 years. फॉर एग्जाम्पल, इसका मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अपॉइंटमेंट हुआ फर्स्ट टर्म के लिए, उन्होंने कहा कि आप 3 साल के लिए अपॉइंट हो रहे हो, 3 इयर्स के लिए हो गया, ठीक है। फर्स्ट टर्म खत्म हुआ, उसको फिर से रीअपॉइंट किया स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके और बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोजर देके, ठीक है। अब जो रीअपॉइंटमेंट हुआ है वो अगेन 4 इयर्स के लिए हुआ था, तो कितने सालों के लिए हो गया टोटल? 7 इयर्स के लिए हो गया। कितने टर्म्स हो गए? 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हो गए। तो क्या अब 3 साल के लिए फिर से अपॉइंट हो सकता है, रीअपॉइंट हो सकता है? नहीं हो सकता। 2 टर्म्स खत्म हो गए, 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड है, फिर से जब आप आओगे तब आपका फिर से अपॉइंटमेंट हो सकता है। सो दिस व्हाट विच हैज़ बीन रिटन ओवर हियर कि आपको टर्म वाइज देखना है, नंबर ऑफ ईयर्स वाइज नहीं देखना कि एक टर्म में 5 साल होते हैं तो 2 टर्म्स में 10 साल हो गए, तो अगर 10 साल से कम का अपॉइंटमेंट हुआ है तो अभी इतने बैलेंस ईयर्स के लिए फिर से अपॉइंट हो सकता है, नहीं, टर्म वाइज देखना है। आई होप दिस इज क्लियर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 1.40। लाइबिलिटी सेक्शन 149 सबसेक्शन 12। एज पर सेक्शन 149 सबसेक्शन 12 ऑफ द एक्ट, following persons shall be liable for the following acts. Party is liable: an independent director, a non-executive director not being a promoter or KMP. सारे non-executive directors को ले लिया, लेकिन promoter और KMP को छोड़कर जो भी non-executive directors हैं और independent directors हैं उनकी क्या liability रहेगी, कब रहेगी? So acts of omission या फिर commission by a company which had occurred with his knowledge, कोई भी ऐसा काम हुआ जिसमें ओमिशन हो गई या कुछ गलती हो गई और वो चीज़ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक्सेप्ट द केएमपी और प्रमोटर की नॉलेज में था, ठीक है, और वो जो काम है वो किसी बोर्ड प्रोसेस के थ्रू होकर गया है और उसमें कंसेंट दी गई थी, ठीक है, बाय द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अदर देन प्रमोटर या केएमपी, तो उस केस में क्या होगा, वो लाइबल माने जाएंगे, ठीक है। और जिन एक्ट्स में उनको डिलीजेंटली काम करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया, पूरा बोर्ड के थ्रू प्रोसेस होके काम गया है और उसमें उन्होंने उनकी नॉलेज में हुआ है, उनकी नॉलेज में था ये चीज़ और उन्होंने कंसेंट भी दे दी उस चीज़ की, जहाँ पर उनको डिलीजेंटली काम करना था उन्होंने नहीं किया, तो इस केस में वो लाइबल रहेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पर, रिटायरमेंट बाय रोटेशन सेक्शन 149 सबसेक्शन 13। द प्रोविजंस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के ऊपर रोटेशन का कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, ठीक है। सो वही चीज़ लिखी है, सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 एंड 7 डू नॉट अप्लाई टू द अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ठीक है, रिटायरमेंट के प्रोविजंस नहीं लगते हैं टू द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ओके। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज़ डिफरेंट फ्रॉम द नॉमिनी डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को मिक्सअप नहीं करना, दोनों अलग अलग होते हैं। Appointment of nominee director cannot be taken as a substitute for the appointment of independent director. आप ये नहीं कह सकते कि मेरी कंपनी ने नॉमिनी डायरेक्टर है ऑलरेडी तो इस केस में मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं करूँगा, नो, they both are different. Though a nominee director is also independent of the other board members, but this independence does not make him an independent director. इस वजह से वो independent director नहीं बन जाता क्योंकि वो independent है, ठीक है। he is appointed to safeguard the interest of the respective financial institution to which he belongs. वो अपॉइंट होता है किस लिए, to interest of the respective financial institution to which he belongs. His appointment triggers from the fact that his financial institution has given financial assistance to the company and he remains on the board till the loan amount is repaid satisfactorily. उसको तो financial institutions ने appoint किया था ये चीज़ चेक करने के लिए कि जो लोन का अमाउंट उन्होंने कंपनी को दिया है क्या वो रीपे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो ठीक से काम कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे, तो वो सारी चीज़ें चेक करने के लिए ही नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है। Nominee director's appointment is mandatory only if
the financial institution so desires because of the financial assistance given by it to the company, or any government requires such appointment to represent its interest. सिर्फ तभी होता है. An independent director is appointed by the prescribed companies mandatorily. तो नॉमिनी डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट मैंडेटरी नहीं होता है और उसका अपॉइंटमेंट कंपनी नहीं करती है, बाहर गवर्नमेंट या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करते हैं. पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कुछ प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है, मैंडेटरी होता है. ही इज अपॉइंटेड टू प्रमोट द कॉन्फिडेंस ऑफ द इन्वेस्टिंग बॉडीज, particularly the minority shareholders. In fact, the companies in which his appointment is compulsory are much larger than other companies, and therefore they must always be well managed so that the confidence of the stakeholders is not shaken and their investment remains in the safe hands. The corporate governance, the regulators fall back upon him. The investment remains in safe hands. The appointment of independent director is a robust step in this direction. In the matter of good corporate governance, the regulators fall back upon him. The independent director at all the times is required to maintain his independence, and where the circumstances arise which make him lose his independence, such fact must immediately be brought to the knowledge of the board. The independent directors are required to hold at least one meeting in a financial year without the attendance of the non-independent directors and members of the management. तो यहाँ पर बताया हुआ है कि जो independent directors हैं उनको कम से कम एक मीटिंग तो पूरे financial year के अंदर रखनी चाहिए without the attendance of the non-independent directors or the members of the management. मतलब सिर्फ independent directors की मीटिंग एक तो होनी ही चाहिए पूरे financial year में. ठीक है, आप कुछ एग्जेम्पशन की बातें कर लेते हैं. तो एग्जेम्पशन किसको दिया हुआ है? सेक्शन 8 कंपनी को दिया हुआ है. एग्जेम्पशन फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शंस 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11. सब सेक्शन 12 का क्लॉज 1 and subsection 13 of section 149 of the act only if such company has not committed default under section 137 और 92. तो मोटा मोटा बोलें तो सेक्शन 8 कंपनीज पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का कॉन्सेप्ट नहीं लगता है अगर उन्होंने कंप्लायंस किया हो सेक्शन 137 और सेक्शन 92 का. सो ये हमारा पूरा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रिलेटेड टॉपिक था. अब लेकिन जो नेक्स्ट वाला सेक्शन है सेक्शन 150 वो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से ही रिलेटेड है. सो हम भी इसी साथ कवर अप कर लेते हैं. So next section is section 150, independent directors and of data bank of independent directors. Section 150 of the Act and Rule 6 of the Company's Appointment and Qualification of Directors Rules 2014 contains the provisions regarding the manner of selection of independent directors and maintenance of data bank of the independent directors. These provisions are stated below. Maintenance of data bank of the independent directors. So according to section 150 subsection 1, an independent director may be selected from a data bank containing the names, addresses and qualifications of the persons who are eligible and willing to act as the independent directors, subject to the provisions contained in section 149 subsection 6. Such data bank shall be maintained by any body, institute or association. कोई भी इसको मेंटेन कर सकता है और ये जो डेटा बैंक है इसके अंदर उन सभी पर्सन्स का नेम, एड्रेस और क्वालिफिकेशंस होंगी जो कि क्या है, एलिजिबल भी हैं और विलिंग भी हैं कि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बन पाएँ. लेकिन सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 का कंप्लायंस हो रहा है नहीं हो रहा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीटअप हो रहा है नहीं हो रहा है, ये तो जो कंपनी उसको अपॉइंट करने के लिए सोच रही है उसको चेक करना पड़ेगा. ठीक है. सच डेटा बैंक शैल बी मेंटेन, क्योंकि वो तो ये लिख देंगे ना कि हाँ ये बंदा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है क्योंकि ये किसी भी कंपनी में आज सच ये सारी चीज़ें होल्ड नहीं कर रहा, ना ही इसका रिलेटिव होल्ड कर रहा है. ठीक है. और वो साथ ही साथ विलिंग भी है, वो बनना चाहता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो उसने अपना नाम प्रपोज कर दिया और वो डेटा में आ गया. अब जो कंपनी उस डेटा को रेफर करके अपॉइंट करने का सोच रही है ऑब्वियसली उसको चेक करना पड़ेगा कि कहीं उसकी कंपनी के लिए तो कहीं ये रिलेटेड या इंडिपेंडेंट बनने के लिए कोई डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट तो नहीं कर रहा, ये तो उसी कंपनी को चेक करना पड़ेगा और उस पर्सन को चेक करना पड़ेगा. सो सच डेटा बैंक शैल बी मेंटेन्ड बाय एनी बॉडी, इंस्टीट्यूट और एसोसिएशन, कोई भी कर सकता है, लेकिन वो क्या होगी, नोटिफाइड होगी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज हैविंग द expertise in creation and maintenance of such data bank and put on their website for the use by the companies appointing such directors.
Rule 6 of the Companies Appointment and Qualification of Directors Rules 2014 lays down the provisions for creation and maintenance of data bank for the persons offering to become the independent directors. They are as under. Authorized agency to create and maintain the data bank. According to Rule 6 Sub Rule 1, any body, इंस्टीट्यूट और एसोसिएशन, जिसको हम यहाँ पर वर्ड एजेंसी से रेफर करेंगे बार बार बोलने के लिए. सो अकॉर्डिंग टू रूल्स 6 सब रूल 1, द एजेंसी विच हैज़ बीन ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल क्रिएट एंड मेंटेन अ डेटा बैंक ऑफ द पर्सन्स हु आर विलिंग एंड एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एंड सच डेटा बैंक शैल बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. एमसीए की वेबसाइट पर प्लेस की जाएगी या फिर किसी भी दूसरी वेबसाइट पर जो भी क्या है अप्रूव्ड और नोटिफाइड है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. Details to be included in the data bank. According to section 6 sub rule 2, the data bank referred to in sub rule 1 shall also contain the following details in respect of each person including in the data bank to be eligible and willing to be appointed as the independent director. उसमें क्या क्या details होंगी? दिन होगा, क्योंकि director बनने के लिए primary requirement है दिन, तो दिन होगा, उसका नाम होगा और फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सारी जो भी डिटेल्स चाहिए होती हैं बेसिक, नेशनैलिटी, ऑक्यूपेशन, फुल एड्रेस, पिन कोड, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, क्या क्वालिफिकेशंस एजुकेशनल प्रोफेशनल, कि क्या एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज़ है, लीगल प्रोसीडिंग्स कोई इनिशिएट हुई थी उसके अगेंस्ट या नहीं हुई थी तो क्या पेंडिंग है, वो सारी डिटेल्स, कौन सी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है जिसके अंदर वो या वो अभी या फिर पहले कभी डेजिग्नेटेड पार्टनर रह चुका है, तो उस एलएलपी का नाम, वो कौन सी इंडस्ट्री को बिलोंग करती थी, कितनी ड्यूरेशन थी, वो सब बताएंगे. लिस्ट ऑफ कंपनीज़ बताएंगे जहाँ पर वो अभी या पहले कभी डायरेक्टर रह चुका है, तो उस कंपनी का नाम, इंडस्ट्री का नेचर, डायरेक्टरशिप का नेचर क्या था, मतलब जैसे कि एग्जीक्यूटिव था या नॉन एग्जीक्यूटिव था, एमडी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, कौन से टाइप का डायरेक्टर रह चुका है, क्या ड्यूरेशन थी. तो ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होंगी, जिससे जो कंपनी सर्च कर रही है वो अगर सपोज सर्च करते हैं वो उसे पता चलता है कि ये अभी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या फिर कोई भी तरीके का एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, एमडी, कोई भी डायरेक्टर है किसी कंपनी में, तो अगर वो कंपनी उसकी खुद की होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट निकल जाती है तो ऑब्वियसली वो वहीं छोड़ देगा कि इस बंदे को तो हम नहीं अपॉइंट कर सकते क्योंकि सेक्शन 149 सब सेक्शन 6 का कंप्लायंस नहीं होगा. तो इसीलिए ऐसे ये सारी डिटेल्स मैंशनड होती हैं. ठीक है, फिर आ जाते हैं ड्यू डिलिजेंस टू बी एक्सरसाइज बाय द कंपनी. Further, the responsibility of exercising the due diligence before selecting a person as an independent director from the data bank shall lie with the company making such appointment. यही मैं बोल रही थी कि कंपनी को तो फिर भी चेक करना पड़ेगा कि 149 सबसेक्शन 6 का कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा है. Approval of appointment in the general meeting. The appointment of independent directors shall be approved by the company in the general meeting as provided in section 152 subsection 2. सो वैसे ही जो सेक्शन 152 सबसेक्शन 2 के प्रोविजंस हैं वैसे ही लगेगा, इसका अपॉइंटमेंट होगा, फिर अपॉइंटमेंट अप्रूव किया जाएगा इन द जनरल मीटिंग एंड द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट विल बी नेक्स्ट टू द नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग कि हम कंसिडर करने वाले हैं अपॉइंटमेंट को, ऐसी अपॉइंटमेंट को जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की है, एंड शैल इंडिकेट द जस्टिफिकेशन फॉर चूजिंग द अपॉइंटी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कि हमने इसी बंदे को क्यों चूज़ किया है टू बिकम द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. नेक्स्ट आ जाता है डेटा बैंक टू कंटेन द लिस्ट of willing persons who desire to act as the independent directors. The data bank shall create and maintain the data of persons who are willing to act as the independent director in accordance with Rule 6 of the Company's Appointment and Qualification of Directors Rules 2014. So उसमें सारी details होंगी. Sub Rules 3, 4, 5 of Rule 6 shall state that any person who desires to get his name included in the data bank of independent directors shall make an application to the agency. जो हमने बात अभी फर्स्ट सबसे पहले पेज पर पढ़ा था, बॉडी कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई भी है, तो वो सब उसको हम एजेंसी बोल रहे हैं, तो उसको एप्लीकेशन करना पड़ेगा जो भी पर्सन विलिंग है. ठीक है, द एजेंसी में इंक्लूड हिज नेम इन द डेटा बैंक आफ्टर चार्जिंग अ रीजनेबल फी. इन केस ऑफ एनी चेंजेस इन इट्स पर्टिकुलर्स, उसको फटाफट से इस चीज़ को इंटीमेट करना पड़ेगा. इंटीमेट करने के लिए कितना टाइम दिया हुआ है? 15 डेज़ के अंदर अंदर आपको इंटीमेट करना पड़ेगा टू द एजेंसी कि ऐसा ऐसा चेंज हो गया. ठीक है, पोस्टिंग ऑन द वेबसाइट. द डेटा बैंक पोस्टेड
ऑन दी वेबसाइट शैल बी असेसिबल एट दी स्पेसिफाइड वेबसाइट, जो वेबसाइट स्पेसिफाइड है उसी पर वो असेसिबल होना चाहिए डेटा बैंक, ठीक है। उसमें वो फिजिकल वर्जन ऑफ द डेटा बैंक शुड बी सब्सटैंशियली आइडेंटिकल, से ही मतलब जो फिजिकल वर्जन है डेटा बैंक का वो सब्सटैंशियली आइडेंटिकल होना चाहिए टू द डेटा बैंक विच यू हैव पोस्टेड ऑन द वेबसाइट। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कुछ और बनाया था और वहाँ पर कुछ और पोस्ट कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बी सर्चेबल ऑन द पैरामीटर्स स्पेसिफाइड इन सब रूल 2, ठीक है। सब रूल 2 के हिसाब से इट शुड बी सर्चेबल, बी प्रेजेंटेड इन अ फॉर्मेट और फॉर्मेट्स कन्वीनियंट फॉर बोथ प्रिंटिंग एंड व्यूइंग ऑनलाइन। कोई प्रिंट करना चाहता है तो उसके लिए भी कंपैटिबल होना चाहिए, कोई प्रिंट ऑनलाइन व्यू करना चाहता है तो ऑनलाइन भी सही से दिखना चाहिए, उसका फॉर्मेट ऐसे होना चाहिए। कंटेन अ लिंक टू ऑब्टेन द सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू व्यू और प्रिंट द पर्टिकुलर्स फ्री ऑफ चार्ज। अगर कोई सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है उसको ओपन करने के लिए तो वो सॉफ्टवेयर भी उसका लिंक दो और वो लिंक शुड बी फ्री ऑफ चार्ज, ऐसा नहीं है कि उसको व्यू करने के लिए कोई चार्जेस लगें, ठीक है। Manner and procedure of selection be specified by CG. So the CG may prescribe the manner and procedure for selection of independent directors who fulfill the qualifications and requirements specified under section 149. So this is given under section 150 subsection 4 कि सेंट्रल गवर्नमेंट को मैनर और प्रोसीजर कैसे सिलेक्ट करना है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को, उसका मैनर और प्रोसीजर आपको किस तरीके से करना है सेक्शन 149 के हिसाब से ही देखना है। सो ये हमारा पूरा डेटा बैंक से रिलेटेड हो गया, लेकिन कुछ एग्जामेशन डाल दी कि जो सेक्शन 8 कंपनी है वो एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 150 ऑफ द एक्ट ओनली इफ सच कंपनी हैज़ नॉट कमिटेड। तो इसके लिए भी एग्जामेशन है सेक्शन 8 कंपनी को, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब उस पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्रोविजंस नहीं लग रहे तो डेटा बैंक का तो मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि डेटा बैंक इज ऑल्सो रिलेटेड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट to retain, to recall the concepts, all the concepts of data bank independent directors. In case you have any query and any doubts, you can post it in the comment section below and I'll be more than happy to help you out. And so this was all about today's video. I hope you enjoyed it. See you in the next video. Bye bye.